सन 84 में अप्रैल में भारत को एक ऐसा मौका मिला था कि जब हम लोग जो है अंतरिक्ष में जाने के पहले दावेदार बने और हमारे देश का एक व्यक्ति पहली बार देश का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था। वो अप्रैल की घटना थी और 7 अप्रैल को वापस, यानी कि 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट वो व्यक्ति अंतरिक्ष में रहा। हालांकि ज्यादातर जो अंतरिक्ष में जाते हैं वो सभी पायलट ही होते हैं, लेकिन आज राकेश शर्मा जी का, उस समय जब स्क्वाड्रन लीडर थे, फिर उसके बाद रिटायर हुए विंग कमांडर से, और 13 जनवरी 1949 को उनका जन्म हुआ। आज हम उनका 73वां जन्म दिवस मना रहे हैं और ऐसे में ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि वो व्यक्ति अभी भी उसी ऊर्जा के साथ हमारे साथ इस देश पर अभी भी जीवित है और हम चाहते हैं कि उनकी दीर्घायु की कामना करें कि वो हमेशा ऐसे ही रहें और स्वस्थ रहें। आज सुबह जब मेरी उनसे बात हुई तो उनके थोड़ा सा बैकबोन में कुछ प्रॉब्लम थी और 1 महीने की बेड रेस्ट पे है वो। और इन सब चीज़ों के साथ में मैं चाहूँगा कि हम सब लोग उनके जन्मदिन को हार्दिक बधाई के साथ में हमारे एनएस इंटर कॉलेज की तरफ से ये बधाई और शुभकामनाएं उनको दी जाएं और उनको एक मैसेज जाए बाकी सबको भी और हमारे बच्चों को भी उत्साह मिले, प्रेरणा मिले ऐसे व्यक्ति से जो अंतरिक्ष में जाने वाला। आप सोच के देखिए कि भारत का पहला व्यक्ति बनने का मौका मिलता है तो देश का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन अलग अलग फील्ड में जाने का जो पहला व्यक्ति का मौका अनुभव होता है, वो फीलिंग होती है, वो अलग ही प्रकार की होती है और ऐसे व्यक्ति पर हमें गर्व भी करना चाहिए। तो मैं आप चाहूंगा कि कम से कम उनके यात्रा वर्णन को मैं डॉक्टर सोहन पाल जी से निवेदन करूंगा कि वो जरा सा आए और उनके बारे में बताएं। नमस्कार। आज मैं एक महान पुरुष जो हमारी भारत की धरती पर जन्म लिया, जिसने हमको विश्व में इस गुणगान करने के लिए अवसर प्रदान किया, आज हम उनके जन्म जीवन के विषय में चर्चा कर रहे हैं, उनकी उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं। भारत के पहले और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला गांव में हुआ। बचपन से ही विज्ञान में काफी रुचि रखते थे। बिगड़ी चीजों को बनाना और इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर बारीकी से नजर रखना उनकी एक आदत थी। राकेश जब बड़े हुए तो आसमान में उड़ते हवाई जहाज को तब तक देखा करते थे जब तक वह उनकी आंखों से ओझल न हो जाए। जल्द ही राकेश के मन में आसमान में उड़ने की तमन्ना जाग गई। फिर वह उसी ओर लग गए। पटियाला के एक हिंदू गौड़ ब्राह्मण परिवार में जन्मे राकेश ने हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी 1966 में एनडीए पास कर इंडियन एयरफोर्स कैडेट बने। राकेश शर्मा ने 1970 में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर लिया। फिर यहीं से उनकी किस्मत ने फिर यू टर्न लिया। मात्र 21 साल की उम्र में ही भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद राकेश आगे बढ़ते गए और पाकिस्तान से युद्ध के बाद चर्चा में वे छाए। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान राकेश शर्मा ने अपने विमान विग एयर क्राफ्ट से महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। इसी युद्ध के बाद से राकेश शर्मा चर्चा में आए और लोगों ने उनकी योग्यता की जमकर तारीफ की। शर्मा ने दिखा दिया कि कठिन परिस्थितियों में भी इस तरह शानदार काम किया जा सकता है। 8 दिन के लिए अंतरिक्ष में रहे। 1984 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और सोवियत संघ के इंटरकॉस्मोस कार्यक्रम के एक संयुक्त अंतरिक्ष अभियान के अंतर्गत राकेश शर्मा 8 दिन तक अंतरिक्ष में रहे। ये उस समय भारतीय वायुसेना के विमान चालक थे। 2 अप्रैल 1984 को 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोयूज T-11 में राकेश शर्मा को लॉन्च किया गया। इस उड़ान में और सोल्यूट 7 अंतरिक्ष केंद्र में उन्होंने उत्तरी भारत की फोटोग्राफी की और गुरुत्वाकर्षण हीन योगाभ्यास किया। वे अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले और विश्व के 138वें व्यक्ति थे। उन्होंने 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट अंतरिक्ष में बिताए, जो विश्व के साथ साथ
भारत को भी इस पर गर्व है। उनकी अंतरिक्ष उड़ान के दौरान भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा कि ऊपर से अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखाई देता है। राकेश शर्मा जी ने बड़े ही खुशी पूर्वक हर्ष करते हुए बताया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। भारत सरकार ने उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया। विग विमान कमांडर के पद पर सेवानिवृत्त होने के पश्चात राकेश शर्मा ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में परीक्षण विमान चालक के रूप में काम किया। नवंबर 2006 में उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक समिति में भाग लिया, जिसने एक नए अंतरिक्ष उड़ान की कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की। अपने देश को इसी तरह उपलब्धियों में आगे ले जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर सोनपाल जी। और आपने उनके जीवन यात्रा को समझा और पढ़ा, समझने की कोशिश करी। और ऐसा व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंस होता है। पिछली बार याद होगा जब हम लोग उनका जन्मदिन मना रहे थे, तो पिछली बार उन्होंने बातचीत भी की थी और एक संदेश भी दिया था हमारे बच्चों को। हालांकि आज उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैंने कहा तो था, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। और पिछली बार उन्होंने ये कहा था कि हम लोग जो अंतरिक्ष में असीम संभावनाएं हर फील्ड के लिए हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, किसी भी फील्ड का हो, उन सब के लिए एक अच्छा जॉब ऑफर है। लेकिन ऑफर वो उसी के लिए है जो कंसंट्रेट होता है अपने मन से और अपने फील्ड के प्रति डेडिकेशन के साथ में काम करता है। इसी क्रम में मैं राकेश शर्मा के सम्मान के उसमें जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं 2 शब्दों के लिए हमारे साथी श्री विशांत तेवतिया जी को बुलाना चाहूंगा। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, सभी मेरे सीनियर, सभी साथी अध्यापकगण, आज हम सब जो यहाँ एकत्र हुए हैं वो एक लिविंग लेजेंड यानी कि जीते जागते महान हस्ती राकेश शर्मा जी के जन्मदिन को मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। उनके बारे में सब कुछ जो जानकारियाँ थी श्री सोनपाल जी ने वो आप लोगों को दे दी हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो अभी एक ना एक चीज़ तो छूट ही जाती है किसी ना किसी पर्सन से, तो कुछ जानकारी मेरे पास भी है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये उस टाइम की बात है जब अंतरिक्ष में, स्पेस के अंदर हम ऊपर की तरफ देखते हैं, पूरा रहस्यों से भरा हुआ हमें दिखाई देता है अंतरिक्ष। तो एक कोल्ड वॉर छिड़ा हुआ था, एक अंदर ही अंदर युद्ध छिड़ा हुआ था। मतलब कोल्ड वॉर उसे कहते हैं जिसमें पता कुछ नहीं चलता, सामने से कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन अपनी अपनी रिसर्च में चुपके से लगे रहते हैं, उसे कोल्ड वॉर कहा जाता है। अमेरिका इसमें जीतना चाहता था और वो चाहता था कि अंतरिक्ष में भी यूएसए को ही, अमेरिका को ही नंबर 1 का तमगा मिले, जैसा कि वो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर स्थापित कर चुका था जापान पर बम डालने के बाद, कि वो युद्ध के क्षेत्र में नंबर 1 पे है तो वो अंतरिक्ष में भी नंबर 1 पे ही रहेगा। उसकी टक्कर देने के लिए उस समय, जिसका नाम आज के टाइम में रसिया देश है, उस समय उसका नाम यूएसएसआर हुआ करता था, जिसे हम सोवियत संघ रूस कहते थे। तो उसकी टक्कर यूएसएसआर दे रहा था। तो जिस मिशन का हम जिक्र कर रहे हैं वो यूएसएसआर का मिशन है। उस टाइम रूस और भी 13-14 देश और थे उसमें, और पूरे का संयुक्त नाम था यूएसएसआर। अंतरिक्ष में पहला अंतरिक्ष यात्री भेजने का श्रेय रसिया को ही जाता है, यूएसएसआर को ही जाता है। उसने सबसे पहले भेजा था यूरी गागरिन को। जैसा कि सर ने बताया कि जो राकेश शर्मा जी थे वो 138वें अंतरिक्ष यात्री थे, तो भारत की तरफ से पहले थे, लेकिन कुल मिला के 138वें नंबर के अंतरिक्ष यात्री थे। पहले अंतरिक्ष यात्री जो थे वो यूएसएसआर के ही थे, यूरी गागरिन, वो सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री थे। तो रसिया को पूरा अनुभव था यूएसएसआर को अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का, भारत की तरफ से कोई गया नहीं था। तब राकेश शर्मा जी, जो कि उस टाइम एयरफोर्स में थे और स्क्वाड्रन लीडर की पोस्ट पे थे, तो इसरो ने और यूएसएसआर ने एक संयुक्त मिशन चलाया था जिसका नाम था इंटरकॉस्मोस। उस इंटरकॉस्मोस के तहत 3 अंतरिक्ष यात्री भेजे जाने थे,
जिनमें से 2 यूएसएसआर से थे और 1 अंतरिक्ष यात्री भारत से जाना था। इसके लिए चुना 2 जनों को गया था। एक तो राकेश शर्मा जी को चुना गया था, दूसरे थे रवीश मल्होत्रा। 2 को चुना गया था, बट जाना 1 को था। फाइनली रिटन एग्जाम हुआ, टेस्टिंग हुई, इंटरव्यू हुआ, उसमें बाजी राकेश शर्मा जी के हाथ लगी। रवीश मल्होत्रा जी उसमें रनर अप रहे। 2 अप्रैल 1984 को 2 अप्रैल 1984 को स्पेसक्राफ्ट का नाम था सोयूज T11। ये स्पेसक्राफ्ट था जो अंतरिक्ष यात्री को, तीनों को, 2 यूएसएसआर के थे और 1 भारत के राकेश शर्मा जी, तीनों को लेके ऊपर जाने वाला था। कहाँ पे जाने वाला था? ऊपर भी स्टेशन होते हैं अंतरिक्ष में जिन्हें ISS कहा जाता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो 15-16 देश मिलकर उन्हें स्थापित करते हैं और 5 देश उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। वो स्पेस स्टेशन जो था, जो अंतरिक्ष में था, उसका नाम सैल्यूट 7 था, जिसके ऊपर इन लोगों को वहां पहुंचना था। वहां जाके करेंगे क्या ये लोग भौतिक विज्ञान के वहाँ प्रयोग करते हैं, ये लोग रसायन विज्ञान के प्रयोग करते हैं, ये लोग गणित के करते हैं, क्योंकि जो प्रयोग अर्थ पे होते हैं, क्या उनका परिणाम अंतरिक्ष स्टेशन में भी वैसा ही निकलता है या कुछ रिजल्ट हमें अलग देखने को मिलते हैं? ये चीज करने के लिए राकेश शर्मा जी वहाँ पे गए हुए थे। और जैसा कि बताया जा चुका है कि वहाँ पर उन्होंने 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट गुजारे थे। उसके बाद राकेश शर्मा जी अपने उसी स्पेसक्राफ्ट से वो वापस आ गए। ये स्पेसक्राफ्ट उस टाइम ताशकंद से लॉन्च किया गया था, जो कि उस टाइम यूएसएसआर का ही पार्ट हुआ करता था। 1991 में यूएसएसआर का विखंडन हुआ, रसिया अलग हो गया, बाकी देश अलग हो गए। तो इस तरह से भारत को अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय भेजने का जो श्रेय हासिल हुआ वो राकेश शर्मा जी के हाथों हुआ। अब मिशन गगनयान जो कि 2022 में जाना था, कोरोना की वजह से वो थोड़ा सा डिले हो गया है। अब भारत पहली बार कोशिश कर रहा है कि अपना ही स्पेस शटल हो जिससे भेजा जाए और अंतरिक्ष यात्री भी, गगन में जाने वाले यात्री भी पूरी तरह से भारतीय हों। हाँ, सुपरविजन इस बार हम लोग जो लेंगे वो फिर से रसिया का लेंगे, क्योंकि वो लोग हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं। तो इस बार वो जो 2 अंतरिक्ष यात्री यूएसएसआर से गए थे, कोशिश करेंगे कि इस बार 3 अंतरिक्ष यात्री हमारे यहीं से जाएं। काफी कॉस्टली प्रोग्राम होता है, क्योंकि जिस सूट को वो पहनते हैं, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी काम नहीं करती है, गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है, वो सूट ही, उसकी कीमत ही 80 करोड़ या उससे ऊपर होती है। तो ऐसा नहीं कि 3 की जगह 5 को रख लें, 7 को रख लें, उतनी ज्यादा कॉस्टिंग बढ़ जाती है। प्लस हेल्थ इश्यूज आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो मिशन गगनयान भारत भी आगे लॉन्च करने वाला है। राकेश शर्मा जी ने अपने कैरियर के बिल्कुल, जब एयरफोर्स को छोड़ने वाले थे, तब उन्होंने HAL के लिए भी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए भी प्रशिक्षण देने का काम किया, जिसमें नौजवानों को प्लेन उड़ाना, स्पेसक्राफ्ट उड़ाना वो सिखाया जाता है। और बात सही भी है, अनुभव का सही प्रयोग यही किया जा सकता है। इन दिनों राकेश शर्मा जी अपना, जिसे कहते हैं कि वृद्धावस्था जो है, उसे अच्छी तरह से नीलगिरी हिल्स में अपने बढ़िया से फार्म हाउस और रिजॉर्ट में सुकून में वो काट रहे हैं। लेकिन उनके अनुभवों को हम फायदा उठा सकते हैं। उन्हें अभी भी इसरो के अंदर या किसी न किसी कमेटी के अंदर लेके हम उनकी सेवाएं अभी भी ले सकते हैं, क्योंकि अनुभव की कोई समांतर रेखा नहीं होती। कितनी अच्छी जानकारियां हमको विशांत तेवतिया जी ने दी और हमें पता भी चला। और एक चीज और है, अभी तक आपको शायद पता भी नहीं होगा कि अंतरिक्ष में जो है ना 2 तरीके से लोग जाते हैं। एक तो पूरा यान जाता है ना, स्पेस यान जिसे बोलते हैं, और एक जो है रॉकेट जाता है और एक कैप्सूल की तरह से वापस लौटते हैं, है ना। तो राकेश शर्मा जो वापस लौटे थे वो कैप्सूल में लौटे थे, और उस कैप्सूल का इतना बड़ा होता, छोटा नहीं होता वो, कि कम से कम उसमें 6 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अलग कंसेप्ट है, अलग टेक्नोलॉजी है, और ये रूस के पास है कैप्सूल वाली टेक्नोलॉजी। और स्पेस यान वाली जो टेक्नोलॉजी है उसमें मालवाहक भी कह लीजिए, उसे सामान लाने ले जाने का काम भी, ढोने का काम भी करता है। लेकिन एक एडवेंचरस लाइफ जीना और एक्साइटमेंट के साथ में, और दूसरे हमारे लिए अंतरिक्ष में रहकर रिसर्च करना, शोध करना, हमारे जीवन को और सरल बनाने के लिए, उसके लिए दवाइयां तैयार करना। इसी बीच में हमारे बीच में हमारी प्रबंध समिति के बेहद सम्मानित श्री पंकज शर्मा जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि ताली बजाकर उनका स्वागत करा जाए। और इसी दौरान में मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि 2 शब्द बच्चों के लिए, सर, उत्साहवर्धन के लिए, प्लीज। सभा में उपस्थित हमारे मेहमान तेवतिया जी और बाकी सबके नाम तो जो और कोई भी आए हों उनका मैं स्वागत करता हूं अपने विद्यालय में। आदरणीय मैडम प्रिंसिपल, हमारे शिक्षक साथीगण,
दीपक जी और सभी उपस्थित बच्चों, राकेश शर्मा जी के बारे में आप लोगों ने सभी तेवतिया जी से सुना है। देखो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ सिर्फ कि ये एग्जाम्पल्स हैं जो दिए जाएंगे, हमेशा दिए जाते रहे हैं। जितने भी बड़े लोग होते हैं उनके उदाहरण दिए जाते हैं। बात तब आती है जब आप में से कोई उदाहरण बने आगे चल के, और उसका इन सब चीज़ों से सीख लेके इसका कोई उदाहरण बने, उस बात की हम लोगों को जो खुशी होगी उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। मैं चाहूँगा, मुझे थोड़ा सा आज एक दुख हुआ जब तेवतिया जी आपको बता रहे थे, तो आप लोगों को नोट करनी चाहिए थी वो सब बातें। आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों को वो सारी बातें अपनी पुस्तकों में नोट, उसमें कॉपीज में नोट करनी चाहिए। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जितनी उन्होंने बारीक बातें बताई। अंतरिक्ष एक ऐसी चीज़ है जो आगे आगे जैसे जैसे आप बड़े होंगे उसको एक्सप्लोर किया जाएगा। वो चाहे चांद हो, चाहे मंगल हो, रोज़ाना आप लोग देखते हैं मंगलयान हमारे यहाँ से गया, अभी भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत कम कीमत में वो यान बना। तो इस तरह की उपलब्धियां हमारे यहाँ आगे आगे चलती रहेंगी, और आप जैसे स्टूडेंट्स ही कल को आगे जाके साइंस में कुछ ना कुछ ऐसा हासिल करेंगे जो आपका नाम होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को आज के दिन में, खासतौर से राकेश शर्मा जी को, उनके दीर्घायु की कामना करता हूँ, और आप लोगों से यह आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग मेहनत करेंगे, और जो भी आपको ज्ञान मिले यहाँ उसको नोट जरूर करिए। घर पे जाके उसको देखिए, उसको नोट करिए, और उससे आपको प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। तो ये बहुत दुर्लभ ज्ञान है, तो इन ज्ञान को हासिल करिए और आगे बढ़िए, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। कि आज सुबह जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने एक वायदा हमने उनसे लिया कि वो मेरठ आएंगे। जब वो अंतरिक्ष में थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने उनसे पूछा कि ऊपर से हमारा भारत कैसा दिखता है, अगर हम अंतरिक्ष में जाएं तो अपना देश भारत कैसा दिखाई देता है। तब उनके शब्द थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी दुनिया में जितने भी देश हैं उस सब में सबसे अच्छा हमारा देश दिखाई देता है। और जब अंतरिक्ष में होने के बाद उन्होंने जो उपलब्धि प्राप्त की वो अविस्मरणीय है, उसे भूला कभी नहीं जा सकता। हम अपने विद्यार्थियों से यही उम्मीद करते हैं कि वो भी श्री राकेश शर्मा की तरह हमारे विद्यालय का, हमारे जिले का और हमारे देश का नाम रोशन करें, तैयारी करें, उनके किए गए कार्यों का शोध करें, उस पर क्या किया क्या नहीं किया, उस क्षेत्र में कैसे जाया जा सकता है, इस पर प्रयास करें। चरण सिंह जी का भी अपना एक ज्योग्राफी है और भूगोल में साथ में अंतरिक्ष का हिस्सा भी आता है। और ऐसा नहीं है कि जो भूगोल के जो लोग हैं उनको भी एक मौका है इसरो में जाने का। तो इसरो ने तो बहुत सारे विकल्प अब खोल दिए हैं आपको अंदर आने के लिए। जैसा कि गगनयान अभी जाने वाला था 2022 में, थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, वो अभी भी तैयारी के साथ में है। और तब बड़ा मजा आएगा जब हम अंतरिक्ष यान में बैठ के भारत के लोग जाएंगे, भारत के अंतरिक्ष यात्री नए अपने तरीके से जाएंगे। हो सकता है कि बाद में अपना एक छोटा सा स्टेशन भी बनाए अलग से। आदरणीय अध्यापक गण एवं प्यारे बच्चों, जब हम किसी का जन्मदिन मनाते हैं तो वह दिन बहुत ही खुशी का दिन होता है, और जब हम किसी महान व्यक्ति का जन्मदिन मनाते हैं तो वो हमारे लिए अविस्मरणीय बन जाता है। क्योंकि हमारे इस संसार में लगभग 6 अरब लोग रहते हैं और वो अपना व्यक्तिगत जीवन बिताते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं वो अपने जीवन को दूसरों के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं और दूसरों के लिए अपने कृत्य करते हैं, काम करते हैं। सभी ज्यादातर लोग अपने जीवन के लिए लगे रहते हैं, रोजी रोटी में, कमाने में, खाने में, बच्चों में, बालक में, परिवार में। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस संसार के बारे में
दूसरों के बारे में, देश के बारे में, परिवार के बारे में, संसार के बारे में, विज्ञान के बारे में सोचते हैं। और जो लोग अपने बारे में न सोच करके इस देश दुनिया दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए कृत्य करते हैं, वही लोग महान कहलाते हैं। और उन्हीं को हम याद करते हैं और उन्हीं से हम प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में अच्छे कृत्यों को उतारते हैं और ऐसा बनने की हमें कोशिश करते हैं और ऐसा बनने के लिए हम काम करते हैं। और हमारा जो जीवन, ये जो जन्मदिन मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है वो यही होता है कि हम अच्छे महान लोगों का जन्मदिन इसीलिए मनाते हैं क्योंकि हम उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के अच्छे कार्यों में लगें और अपने जीवन को सफल बनाएं, हम भी एक महान व्यक्ति के रूप में जाने जाएं। ये जन्मदिन मनाने का उद्देश्य होता है। आप बस उनके किए गए कार्यों को देखें, आगे बढ़ें और उसे लक्ष्य का एक हिस्सा भी बना सकते हैं जो जीवन में जाना चाहता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, एनएस इंटर कॉलेज परिवार की ओर से राकेश शर्मा जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई, इस नाते क्योंकि वो हमारे देश के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस कॉन्फिडेंस को उपलब्ध कराया। और देखिए, ये भी भाग की बात ही होती है, जैसा कि विशान जी ने बता भी दिया आपको कि 2 लोगों को चयन हुआ 1982 में, सन 82 में हुआ, 2 साल पहले। पूरी ट्रेनिंग उनको रूस में दी गई। 2 इसलिए रखे जाते हैं कि कभी भी लास्ट मोमेंट पे हमारा मिशन फेल ना हो और भारत का प्रतिनिधित्व कमजोर ना पड़ जाए। तो ये एक अच्छी बात थी। और उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं कि 2 लोग और उसमें शामिल हुए। हालांकि वो भारतीय नागरिक तो नहीं है, लेकिन भारतीय मूल के नागरिक हैं। कल्पना चावला जिनकी डेथ हुई और वर्तमान में अभी जीवित हैं, जो सुनीता विलियम जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया सबसे ज्यादा लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का। और एक बात और कि भारहीनता में वहां पर एक प्रयोग सामने आया कि वहां हड्डी की लंबाई बढ़ जाती है, 4 mm हड्डी की लंबाई, जो मेरुरज्जु होती है ना बैकबोन की, उसकी हड्डी की लंबाई 4 mm के करीब बढ़ जाती है। तो ऐसे में जब फिर हम वापस ग्रेविटेशन के अंदर आते हैं तो अब हम इसको एडजस्टमेंट कर पाते हैं कुछ समय के बाद में। एकदम से तो वो चल भी नहीं पाते क्योंकि भारहीनता में तैरते रहते हैं, मजा आता है। फिर किसी दिन उस पर बात करेंगे कि भारहीनता में कैसे इंसान रहता है। और एनएस इंटर कॉलेज के परिवार की ओर से मैं एक बार फिर कहूंगा, राकेश शर्मा जी को आप हमेशा दीर्घायु रहें और हमें ऐसे आशीर्वाद देते रहें, हमें प्रेरणा के स्रोत बने आप हमारे बच्चों के लिए। और जब आप मेरठ आएंगे हमें इंतजार रहेगा उस मेरठ में आने का। आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई। धन्यवाद।